हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आज वेंसडे है तो आज हमने माइक्रो का अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है और आज का टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। आज हम अलग अलग टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स के बारे में स्टडी करेंगे और क्या उनकी फंक्शनिंग होती है, क्या उनके प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो यस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? So microscope is an object which is used to view the things that are not visible with our naked eyes, ठीक है। जो चीजें हमें ऐसे नहीं दिखती हैं वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो जो डिवाइस उन चीजों को देखने के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। आपको पता है बहुत सारे टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं हमारे पास। जैसे कि आपको पता है लाइट माइक्रोस्कोप होता है हमारे पास, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, डार्क बैकग्राउंड माइक्रोस्कोप होता है, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम इन माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या इनके प्रिंसिपल्स है। आज हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल और लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। आपने लैब्स में पोस्टिंग दी है, आपने देखा होगा कि वहां पे माइक्रोस्कोप्स पड़े हुए हैं। तो वो कौन से माइक्रोस्कोप है? लाइट माइक्रोस्कोप बोल सकते हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोल सकते हो, या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप उसको बोल सकते हो। तो वो माइक्रोस्कोप किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? वो है लाइट के प्रिंसिपल पे और ऑब्जेक्टिव लेंसेज के सिस्टम पे बेस्ड है, ठीक है। आपने देखा होगा उसके ऊपर लेंस सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो वो लेंस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है और लाइट सोर्स के ऊपर बेस्ड है। वहां पे आपने देखोगे एलईडी लैंप्स हैं, तो वो जो लैंप्स है वहां से आप लाइट को कम ज्यादा करते हो। जितने मैग्निफिकेशन पे आप ऑब्जेक्टिव लेंस रखते हो उसके अकॉर्डिंग आप कंडेंसर और आइरिस को ओपन करते हो, ठीक है। तो वो सब आता है हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में। अब लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो चीजें हमारे पास मेन रहती हैं। एक होता है रिजॉल्विंग पावर और होता है न्यूमेरिकल अपर्चर। ये दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती हैं लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है? लाइट गैदरिंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, कि वो कितना अमाउंट ऑफ लाइट गैदर कर रहा है, वो होता है हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर। और दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा था हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स एज सेपरेट, ठीक है। अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे कोई दो चीजें दिख रही हैं तो वो माइक्रोस्कोप की एबिलिटी होती है। रिजॉल्विंग पावर इज द एबिलिटी कि वो उन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सके कि वो दोनों सेपरेट चीजें, वो एक चीज नहीं है, ठीक है। तो ये और रिजॉल्विंग पावर, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल और वाइवा में भी आपसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर, व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए। दीज आर बेसिक डेफिनेशंस। जो हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर होता है लाइट माइक्रोस्कोप पे, उसकी वैल्यू होती है 1.25, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1.25। ये होती है न्यूमेरिकल अपर्चर की हमारे पास वैल्यू। अब हम बात कर लेते हैं पूरे हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कि हाँ उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली हमारे पास टू पार्ट्स का बना होता है। एक होता है मैकेनिकल पार्ट, एक होता है ऑप्टिकल पार्ट। ये आपने अपने प्रैक्टिकल बुक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। पर अभी हम माइक्रो में, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको ऐसा बताती हूँ, मैकेनिकल पार्ट होता है, ऑप्टिकल पार्ट होता है। मैकेनिकल पार्ट में जितना भी उसका स्ट्रक्चर है सारे पार्ट्स उसके उसमें आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगी। और रही बात ऑप्टिकल पार्ट की, तो ऑप्टिकल पार्ट में आपको सारा लेंस सिस्टम आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस, ये दो चीजें आपके पास ऑप्टिकल पार्ट में आती हैं। अभी आपको क्या समझना है? अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि हाँ लाइट माइक्रोस्कोप में आपके पास क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं? 4x, 10x, 40x एंड 100x। जो हमारे पास 4x है, 4x को हम स्कैनर बोलते हैं। जो 10x होता है हमारे पास लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। जो 40x होता है वो हाई पावर होता है और जो 100x है वो हमारे पास ऑयल इमर्शन होता है, ठीक है। और इनकी हमारे पास कलर कोडिंग्स भी होती हैं। आपसे कलर कोडिंग भी पूछी जा सकती है। जो 4x होता है वो होता है रेड कलर में, जो आपका 10x होता है वो होता है येलो कलर में, जो 40x है वो ब्लू कलर का होता है और जो 100x है वो व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। व्हाइट कलर का वो पूरा व्हाइट कलर का नहीं होगा, उसमें एक जैसे मान लो ये लेंस है तो इसके यहाँ पे एक रिंग जैसी होती है, उस रिंग पे वो कलर होता है। तो आपसे कलर कोडिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और 40x का यूज हम कब करते हैं? जब हम वेट प्रिपरेशंस देखते हैं। जैसे आपने हैंगिंग ड्रॉप मेथड से मोटिलिटी चेक करनी है किसी पैरासाइट के, प्रैक्टिकल्स करोगे तो आपको समझ में आएगा। आपने वेट प्रिपरेशंस चेक करनी है, ठीक है। वेट माउंट्स बनाए हैं आपने, मोटिलिटी चेक करनी है तो आप 40x पे देखोगे। 100x में जितने भी बैक्टीरियल स्टडीज आप करते हो कि हाँ कौन सा बैक्टीरिया, आपने स्मीयर्स बनाए हैं, आप उनको चेक करते हो, तो वो हमारे पास आता है 100x में। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, 100x जब भी यूज करना होता है आपको हमेशा ऑयल यूज करना होता है, ठीक है।
100x का नाम क्या है? 100x का नाम ही ऑयल इमर्शन है। तो 100x में हम ऑयल को यूज करते हैं, एंड जो हम ऑयल यूज करते हैं वो होता है हमारे पास सीडार वुड ऑयल। लेकिन सीडार वुड ऑयल इज रियली वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए हम पैराफिन ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारी लैब्स में जो हम यूज करते हैं सीडार वुड ऑयल को हमने रिप्लेस किया है पैराफिन ऑयल से। अब 100x में हम ऑयल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब आप 100x लेंस पे ऑयल यूज करते हो तो ऑयल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5 होता है, दैट इज सिमिलर टू ग्लास। तो उनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होता है, इसलिए हम ऑयल यूज करते हैं, और ताकि उसकी मैग्निफिकेशन पावर और उसका रेजोल्यूशन इंक्रीज हो जाए। और 100x का जो 100x का जब हम ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका जो हमारे पास रेजोल्यूशन पावर आता है वो होता है 0.2। ठीक है, 0.2 रेजोल्यूशन पावर आती है, एंड इससे हम जो विजुअलाइज कर सकते हैं चीजों को वो बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, और हर एक फीचर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। एंड ये अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोप पूरा लिखने को आता है तो आपको सब कुछ ही मेंशन करना पड़ेगा कि हाँ मैकेनिकल पार्ट क्या है, ऑप्टिकल पार्ट क्या है। मैकेनिकल पार्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? मैकेनिकल पार्ट में आ जाएगा आपका फुट, स्टेज, आर्म्स, स्लाइड क्लिप्स, है ना, और नोज पीस। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आएंगी? मैकेनिकल पार्ट में आएंगी। आपने ऑप्टिकल पार्ट में सिर्फ क्या लिखना है? लेंस सिस्टम लिखना है, लेकिन मैंने आपको जो मेन बात थी वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। ठीक है, और बाकी हमारा पैथोलॉजी का टॉपिक जो है वो पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेके होने वाला, तो आप वो वीडियो चेक कर लेना, फिर आपको उससे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसमें पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही पढ़ाऊंगी। तो अभी तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है, जो अगर आपको पूरा सारे माइक्रोस्कोप्स के बारे में लिखने को आ जाए तो आपने इस माइक्रोस्कोप में कितना सा लिखना है। ठीक है, अगर आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप पता है तो मैं पैथोलॉजी की जो वीडियो बनाऊंगी उसको अच्छे से देख लेना, आपको उसके थ्रू भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर बात करें हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की, ठीक है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इट इम्प्रूव्स कंट्रास्ट एंड मेक्स एविडेंट इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करना है तो हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ठीक है, इसमें स्पेशल कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, इसके लिए ये हमारे पास एक स्पेशल चीजें आती है। जब ये माइक्रोस्कोप में ऐड होंगी तो इसमें क्या हो जाएगा, इस कंडेंसर और इस ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करने से क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या है, स्पेशल कंडेंसर और ऑब्जेक्टिव लेंस यूज हुआ है। ठीक है, उन कंडेंसर और उस ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज करने से क्या होगा, आपके पास कंट्रास्ट बनेंगे, फेस कंट्रास्ट बनेगा आपके पास। ठीक है, और कैसे बनेगा? जब आप इन कंडेंसर को यूज करोगे तो आपकी जो लाइट की इंटेंसिटी है उसमें चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आपके पास लाइट और डार्क कंट्रास्ट की इमेजेस बनेंगी। ठीक है, तो इससे फिर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज कर सकते हो। और अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में भी ये स्पेशल कंडेंसर और ये ऑब्जेक्टिव लेंस यूज करें तो आप लाइट माइक्रोस्कोप को भी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कन्वर्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट हमारे पास है डार्क फील्ड या फिर डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये डार्क फील्ड एंड डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हमारे पास क्या होता है, डार्क ग्राउंड से आप समझ आना कि बैकग्राउंड आपका डार्क हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑल ब्लैक बैकग्राउंड होगा आपके पास, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेल्फ ल्यूमिनेसेंस शो करेगा। मतलब पूरा ब्लैक बैकग्राउंड है, उसमें जो ऑब्जेक्ट आप देखना चाहते हो वो वहां पे लाइट एमिट करेगा। ठीक है, तो उसका प्रिंसिपल क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एज इन लाइट माइक्रोस्कोप, सेल्फ ल्यूमिनेसेंस एंड स्पाइरोकीट्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ये कहना चाह रहे हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आप ट्रांसमिटेड लाइट से ऑब्जेक्ट को व्यू करते हो। ठीक है, पर इसमें क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्टेड लाइट से ऑब्जेक्ट को व्यू करेंगे। और जब आप रिफ्लेक्टेड लाइट से ऑब्जेक्ट को व्यू करोगे तो क्या होगा, जो आपका बैकग्राउंड है वो पूरा ब्लैक होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो ल्यूमिनेसेंस शो करेगा, सेल्फ ल्यूमिनेसेंस। ठीक है, वो सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। एंड इसका एग्जांपल में आता है हमारे पास स्पाइरोकीट्स। आप स्पाइरोकीट्स को डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप में मोस्टली विजुअलाइज करते हो। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप है। और इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप हम किसके लिए यूज करते हैं, सेल ऑर्गेनेलिस एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अगर आपको सेल ऑर्गेनेलिस की स्टडी करनी है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स देखने हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे लिपिड्स वगैरह जो भी है, तो उसके लिए आपने यूज करना है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप। हमने +1 +2 में भी पढ़ा था। तो इंटरफेरेंस क्या होता है कि पाथ में, जैसे मानो कि कोई लाइट है, ठीक है, वो स्प्लिट हो गया 2 डायरेक्शंस में, तो उनके बीच का जो पाथ, डिफरेंस इन पाथ जो होता है वो हमारे पास इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस इन पाथ बिटवीन 2 बीम ऑफ लाइट दैट हैव बीन स्प्लिट, तो वो इंटरफेरेंस हो गया। तो अगर आपने सेल ऑर्गेनिज्म केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स करने हैं तो हम इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। और अब हमारे पास एक मेन माइक्रोस्कोप आने वाला है जो है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अब हम उसके बारे में देख लेते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। ठीक है, फ्लोरोसेंट से अब नाम से हम समझ रहे हैं कि फ्लोरोसेंट मीन कलर। तो इसमें हमारे पास कलर कैसा आएगा हम वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, emit light of longer wavelength than it was exposed। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट को एक्सपोज करेंगे, ठीक है, जब वो ऑब्जेक्ट उस वेवलेंथ को एक्सपोज होगा तो वो एमिट करेगा लाइट को, लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू उस लाइट के जो हमने एक्सपोज की थी। तो इस माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, हमारे पास यूवी लाइट होती है। ठीक है, यूवी लाइट जो है वो एमिट करती है विजिबल लाइट, एंड यू नो कि जो वेवलेंथ होता है विजिबल लाइट का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू यूवी लाइट। तो हमने जो लाइट एक्सपोज करा उसकी वेवलेंथ क्या थी, कम थी, लेकिन जो एमिट होके हमारे पास आई उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू क्या होता है, देखो हमारे पास जब हम फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप में कोई ऑब्जेक्ट व्यू करते हैं तो उसमें हम फ्लोरोसेंट डाइज यूज करते हैं, यूरामाइन, रोडामाइंस, ये हमारे पास फ्लोरोसेंट डाइज होती है। इन डाइज को हम यूज करते हैं और जब इनके ऊपर कोई लाइट एक्सपोज करी जाती है और जब ये लाइट एमिट करती है तो ये कलर प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप था, उसमें क्या था, सेल्फ ल्यूमिनेसेंस हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, डार्क ग्राउंड ही है, डार्क बैकग्राउंड ही होगा, लेकिन उसमें कलर प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में, क्योंकि हमने क्या किया है, फ्लोरोसेंट डाइज यूज की है इस वाले माइक्रोस्कोप में। अरे इसमें हमारे पास दो और चीजें एक्स्ट्रा आती हैं, वो होते हैं हमारे पास फिल्टर्स, और हमारे पास दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एक्साइटर फिल्टर एंड बैरियर फिल्टर। अब हमें नाम से पता चल रहा है कि एक्साइटर फिल्टर क्या करेगा, लाइट को एमिट करने में हेल्प करेगा और ताकि हमारे पास लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट आए। और बैरियर फिल्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि हम यूवी लाइट इसमें यूज कर रहे हैं, यूवी लाइट इज हार्मफुल फॉर आवर आईज, तो हम इसमें क्या करेंगे, बैरियर फिल्टर यूज करेंगे ताकि हमारी आईज को वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारे पास फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप, ये हमारे को इस बार पेपर में आया था और ये पेपर में आता भी है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आप बुक्स भी रेफर करो, नेट भी प्रेफर करो, सबसे अच्छे से नोट्स बनाओ और सारे टॉपिक सबसे क्लियर होने ही वाले हैं वैसे भी। सो इसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट टॉपिक आता है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चल रहा है कि आप इसमें लाइट वगैरह का कुछ यूज नहीं है, इसमें ना ट्रांसमिटेड लाइट है ना रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसमें आप हमारे पास क्या आएगा, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फोकस हो रही है, बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसमें हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको फोकस किया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की हेल्प से। जो रेजोल्यूशन पावर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का वो होता है 0.1 नैनोमीटर, विच इज वेरी गुड रिजॉल्विंग पावर। और इसमें आप खुद सोच सकते हो कि अगर आपका रिजॉल्विंग पावर इतना ज्यादा है तो आपके पास जो इमेज क्वालिटी होगी वो कितनी होगी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैसे भी आपके पास 3D इमेजेस आती हैं, ठीक है, तो आप स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद इसमें हमारे पास एक शेडो कास्टिंग की टेक्निक रहती है, ठीक है, और शेडो कास्टिंग को हम कैसे अचीव करते हैं, इज अचीव्ड बाय डिपॉजिटिंग थिन लेयर ऑफ मेटल। शेडो कास्टिंग में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर हम मेटल की कोटिंग करते हैं, थिन लेयर ऑफ मेटल की कोटिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लैटिनम की कोटिंग करते हैं। तो जैसे ही जब वो पार्टिकल जो है वो बीम के पाथ में आएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर करेगा। जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने मेटल की कोटिंग कर रखी है, अब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में आ रहा है, तो ये क्या करेगा, स्कैटर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन स्कैटर होंगे तो क्या होगा, आपके पास क्या होगा, इमेज बनेगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, तो ये स्कैटरिंग करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं, शैडो कास्टिंग की हेल्प से अचीव कर सकते हैं, तभी तो आपके पास 3D इमेजेस आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हमें फाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी करनी है तो हम फाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम नेगेटिव स्टेन करें। और नेगेटिव स्टेन किसके साथ करेंगे, फॉस्फोटंगस्टिक एसिड। फॉस्फोटंगस्टिक एसिड के साथ अगर हम नेगेटिव स्टेन करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी भी बहुत इजीली कर सकते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को तो बहुत एडवांटेजेस हो गए कि आपको हाई रेजोल्यूशन पावर मिल रहा है, 3D इमेजेस मिल रही है, हायर मैग्निफिकेशन मिल रहा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, एंड इट्स अ वेरी मेजर डिसएडवांटेज। वो ये है कि इनएबिलिटी टू एग्जामिन द लिविंग सेल्स। आप लिविंग सेल्स को इसमें एग्जामिन कर ही नहीं सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपको लिविंग सेल्स को एग्जामिन करना है तो आपके लिए आपको उसमें एक न्यू टेक्निक यूज करनी पड़ती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीज एचिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें हमारे पास फ्रीज एचिंग मेथड आता है। तो अगर आपको लिविंग सेल्स को एग्जामिन करना है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में तो आपको जो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी वो होगी फ्रीज एचिंग मेथड। अगर आप इस मेथड को फॉलो नहीं करोगे तो आप लिविंग सेल्स को जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। अब फ्रीज एचिंग मेथड क्या हुआ, फ्रीज एचिंग मेथड से, फ्रीज नाम से पता चल रहा है कि फ्रीजिंग मतलब कूलिंग,
तो इस टेक्निक में क्या होगा, आपके पास रैपिड कूलिंग होती है स्पेसिमेन की बाय डीप फ्रीजिंग। फ्रीजिंग करोगे किसमें करोगे, लिक्विड गैसेस में करोगे, जिसमें आपके पास क्या आएंगे, कार्बन प्लैटिनम रेप्लिकास की फॉर्मेशन होगी। इस टेक्निक से क्या होगा, जो फ्रोजन सेल्स होंगे वो वाइबल रहेंगे और आप सेलुलर अल्ट्रास्ट्रक्चर्स की स्टडी कर सकते हो लिविंग स्टेट में। इसे एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रीज एचिंग का क्या है, फ्रीज एचिंग का मतलब यही है कि आप स्पेसिमेन को क्या करोगे बाय डीप फ्रीजिंग इन लिक्विड गैसेस। लिक्विड गैसेस में आपने उनको फ्रीज किया, उसके बाद आपके पास कार्बन प्लैटिनम रेप्लिकास की फॉर्मेशन हुई। उसकी फॉर्मेशन के बाद आपके पास जो भी आप चीज जिस भी आप स्ट्रक्चर को देखना चाहते हो ऑर्गेनिज्म के, वो क्या हो जाएगा, वायबल स्टेट में फ्रीज हो जाएगा और आप उसको लिविंग स्टेट में एग्जामिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है फ्रीज एचिंग मेथड। ये आपकी सीपी बवेजा में दिया है, आप जब खुद से स्टडी करोगे आपको समझ में ज्यादा इजीली आएगा। ठीक है, तो आप इसके थ्रू जरूर जाना और इस पूरी टेक्निक को देखना कि कैसे कैसे क्या होता है। ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली हम वायरसेस की स्टडीज के लिए करते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज था इसका, जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं फ्रीज एचिंग मेथड से। तो ये थे सारे माइक्रोस्कोप जो अब कवर हो गए, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रह रहा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप को लेके, वो है हमारे पास केयर एंड हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की केयर एंड हैंडलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप उसमें लेंसेज होते हैं। ठीक है, तो आपको उसकी केयर करनी पड़ती है। सबसे पहला पॉइंट आपका यही रहता है कि हमेशा आपका माइक्रोस्कोप कवर्ड होना चाहिए। ऑलवेज कवर योर माइक्रोस्कोप बिफोर एंड आफ्टर यूज। आपने उसके ऊपर उसको हमेशा कवर करके रखना है। सेकेंड, नेवर अलाउ एनी डस्ट पार्टिकल्स टू डिपॉजिट ऑन द माइक्रोस्कोप। आपके माइक्रोस्कोप के ऊपर बिल्कुल भी डस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके माइक्रोस्कोप के ऊपर डस्ट होगी, आपके लेंसेज पर डस्ट होगी, तो आपके लेंसेज खराब हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड, डिकंटामिनेट द माइक्रोस्कोप विद 70% इथेनॉल। ठीक है, आपको हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म को ही यूज करना है, कभी कंसंट्रेटेड फॉर्म से अल्कोहल, कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अल्कोहल से माइक्रोस्कोप को क्लीन नहीं करना है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप की सीमेंटिंग को खराब कर सकता है। इसलिए आपको डाइल्यूटेड फॉर्म ही यूज करनी होती है, वो होती है 70% इथेनॉल, और उससे आपने माइक्रोस्कोप के मैकेनिकल पार्ट्स को क्लीन करना है। उससे आपने उसके ऑप्टिकल पार्ट्स को क्लीन नहीं करना है, आपने लेंसेज को उससे क्लीन नहीं करना है। अगर आपको लेंसेज को क्लीन करना है तो लेंसेज को आप किससे यूज करते हो, क्लीन करते हो, सिर्फ लिंट फ्री क्लॉथ से क्लीन करते हो, 2 फिंगर टेक्निक से क्लीन करते हो, एंड 100x को आप जाइलिन से क्लीन करते हो, क्योंकि वहां पे ऑयल होता है। तो आप जाइलिन के जो लिंट फ्री क्लॉथ है जाइलिन में डब करोगे और उससे आप अपना जो है लेंस को क्लीन करोगे। 2 फिंगर टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 फिंगर टेक्निक को यूज करना होता है। ठीक है, ऑलवेज होल्ड द माइक्रोस्कोप इन बेबी होल्डिंग पोजीशन। कभी माइक्रोस्कोप को ऐसे नहीं कि आप ऐसे पकड़ के ऐसे चले हो, नहीं, यू हैव टू होल्ड द माइक्रोस्कोप इन बेबी होल्डिंग पोजीशन। यहाँ से पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है, ऐसे आपको बेबी होल्डिंग पोजीशन में माइक्रोस्कोप को कैरी करना होता है। पर ऑलवेज कीप द माइक्रोस्कोप ऑन द वाइब्रेशन फ्री सर्फेस। आपका जो माइक्रोस्कोप है बिल्कुल स्टेबल सर्फेस पर होना चाहिए, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जब भी माइक्रोस्कोप को यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप जब ऑफ करना है तो वो हमेशा लो पावर पे ऑफ होना चाहिए। ऐसे नहीं आप 100x पे विजुलाइज करके क्या अपन 100x पे ही उसको बंद कर दिया, नहीं। अगर आपने 100x पे कुछ चीज देखी है तो आपने उसको दोबारा लोअर पावर पे लेके आना है, फिर आपने माइक्रोस्कोप को अपने ऑफ करना है। एंड स्विच ऑफ द माइक्रोस्कोप व्हेन इट इज नॉट इन यूज। ठीक है, आपने माइक्रोस्कोप को ऐसा नहीं कि ऑन ही रखा हुआ है, जब आप यूज करो उसको ऑन करो, जब आपके वो यूज में नहीं है तो स्विच इट ऑफ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको केयर एंड हैंडलिंग ऑफ माइक्रोस्कोप पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं। मैं आपको इनका पीडीएफ जो है वो मेंशन कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उनको चेकआउट करो, उनको अच्छे से पढ़ो। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड सॉरी, सो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी होगी पूछ लेना, नोट्स तो आपको प्रोवाइड हो ही जाएंगे। सो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।